पर्दे में रहने दो, पर्दा न हटाओ। पर्दा जो हट गया तो राज खुल जाएगा। जैसे सामाजिक उत्पीड़न का मामला है, दलितों पर अत्याचार का मामला है, इसमें अभी रोकथाम, महिला उत्पीड़न का मामला विषय है। मैं पार्टी का हूं नहीं, इसलिए मुझे तरफदारी करने की बात नहीं। कुछ विषय ऐसे हैं गंभीर जिस पर आवाज उठनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लाख मायावती जी का विरोध हो, लेकिन बहन जी की हुकूमत 7 से 12 रही तो वो हुकूमत ऐतिहासिक रही। आदाब, नमस्कार। नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सादान खान। बिहार चुनाव करीब है, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ AIUM के स्पोक पर्सन हाफिज़ गुलाम सरवर मौजूद हैं, जो हाल ही में बिहार का दौरा करके आए। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वहाँ पर लोगों की जानकारी है, लोगों को क्या कुछ कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है नेशनल इंडिया न्यूज़ में। शुक्रिया आपका। नेशनल इंडिया न्यूज़ में आपने हमें अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। क्या कुछ वहाँ पर पब्लिक की राय, आप एक एज ए स्पोक पर्सन AIUM के वहाँ पे आप दौरा करके आए हैं, आपको क्या लगता है कि ऊँट किस करवट बैठेगा? देखिए, अभी तो पब्लिक का जो मिजाज है वो ये है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। पर्दा जो हट गया तो राज खुल जाएगा। जितने लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो ख़ास करके चूँकि मैं AIUM में पदाधिकारी हूँ और हमारा संगठनात्मक ढांचा है बिहार में, तो ज़्यादातर अपने पदाधिकारियों के बीच बातचीत हुई और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से ज़्यादा मेरी बातचीत। मुस्लिम कम्युनिटी में अभी एक सन्नाटा सा है, और सन्नाटा सा होने की वजह क्या है? वजह उसकी असल ये है कि मुसलमान अभी फाइनली ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हमें वोट करना किसको है। पिछले 70 वर्षों से मुसलमानों ने सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के नाम पर बड़ी ताकत के साथ एग्रेसिव होकर वोट किया है इस मुल्क में। बिहार उससे अछूता नहीं रहा। बिहार वो ज़मीन है जहां कांग्रेस को, जब कांग्रेस के ऊपर सांप्रदायिकता का आरोप लग रहा था, और आरोप लग रहा था मीन्स के वो आरोप गलत नहीं था। भागलपुर दंगा जो बिहार में हुआ था वह ऐतिहासिक दंगा था, और भागलपुर दंगे के बाद बिहार के मुसलमानों ने जब सोशलिज्म की तरफ कदम रखा, जिसको समाजवाद कहते हैं आप, लोहियावाद आप कहते हैं, JP आंदोलन के प्रोडक्ट जो लोग थे, उन्होंने जो पार्टियां बनाई थी जनता दल के नाम से, चक्रछाप जिसका था, SR मुंबई जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और BP सिंह जिनके प्रधानमंत्री बने बाद में, और लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बिहार में बने, तो वो यूं नहीं बने थे। वो कांग्रेस के खिलाफ एक वेव था और मुसलमान उसमें एग्रेसिव रोल अदा कर रहा था। बड़ी भूमिका मुसलमानों की थी उस सरकार, कांग्रेस की उस पुरानी सरकार को, जिसका एक छत्र राज बिहार में हुआ करता था, उसको बदलने में। तो मुसलमानों ने बदलने का काम मुसलमानों ने बहुत किया, कई सरकारों को बदला। लेकिन मुसलमानों को इस बात का एहसास कहीं ना कहीं है कि मैं सिर्फ क्या बदलने के लिए हूं, सरकारों को बदलना, हटाना, विरोध करना ये मेरे जिम्मे, लेकिन क्या हमारी स्थिति को बदलने का, जो मुसलमानों की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, जो स्थितियां हैं अल्पसंख्यकों की बिहार के अंदर, तो उनके स्थितियों को कौन बदलेगा? ये प्रश्न अब उठा जा रहा, समाज की तरफ से उठ रहा कि भाई हमने तो बदलने का काम किया, हमने तो कांग्रेस को बदला, हमने फिर लालू जी को भी जंगल राज का जब आरोप लगा तो कहीं ना कहीं मुसलमानों की एक आबादी नीतीश कुमार के साथ खड़ी हुई। और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और लगातार बने, 15 साल से वो सत्ता में है। ये इसमें मुसलमानों की भूमिका है। मुसलमान नीतीश कुमार से अलग नहीं रहा, सत्ता के साथ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठ रहा है कि मुसलमानों की स्थितियां कब बदलेंगी। उर्दू का प्रश्न है जो अब मैंने चल चुका है। अभी 2-3 दिनों पहले उर्दू के फील्ड में काम करने वाले जितने लोग थे, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद से के तमाम ओहदेदार DM से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, एजुकेशन डायरेक्टर से मिल रहे हैं कि भाई उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार क्यों, उर्दू को आप रोजगार से क्यों नहीं जोड़ सकते, उर्दू को जो है वो कंपलसरी क्यों नहीं कर सकते। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट करने की बात हो रही थी, उसका विरोध हो रहा। तो ये सारी बातें हैं जो रहे बिहार में बातें उठ रही हैं। अब ये सवाल हो रहा कि ये सब कुछ तो ठीक है, मुसलमान करेगा क्या, आखिर किसके साथ जाएगा? देखिए, मुसलमानों ने एक मिजाज बनाया, और मैं समझता हूं बेहतर है, ये मिजाज होना भी चाहिए कि हम किसी का विरोध धर्म और जाति के नाम पर नहीं करेंगे। कौन किस धर्म का है, किस जाति का है, यह विरोध का मेरे पैमाना नहीं होगा। मेरे विरोध और समर्थन का पैमाना काम होगा
यदि हमारे उत्थान, सामाजिक उत्थान, राजनीतिक उत्थान, आर्थिक उत्थान की बात अगर कोई पार्टी करती है और वो काम भी करके दिखाती है तो हम उसकी तरफ जाएंगे। अब जब मूल्यांकन हो रहा कि भाई काम आखिर किया किसने, ये सवाल तो मैंने ये विषय बनेगा ना भाई कि ठीक है, जब काम हमारा इशू है, मुद्दा है, तो काम किया किसने। ईमानदारी की बात यह है कि बिहार में अब तक के तमाम सरकारों के कार्यकाल को अगर देखें तो नीतीश कुमार को इस मामले में बहुत हद तक 100 में 100 नंबर तो नहीं कोई दे सकता है, लेकिन 100 में 50-60 नंबर मिल रहा है। यानी नकारा नहीं गया कि एक होता ना कि बिल्कुल सरकार को हम नकारते हैं, बदल देंगे, हटा देंगे, किसी कीमत पर एक वोट नहीं देंगे। हाँ, नीतीश कुमार के साथ एक नेगेटिव पॉइंट यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस, ये एक नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से सिर्फ माइनॉरिटी नहीं, SC ST OBC का भी एक बड़ा तबका जो है वो उनसे नाराज है। विशेषकर अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग नाराज हैं, ये नो डाउट, बिल्कुल ये सच्ची बात है कि लेकिन नीतीश कुमार की कुछ अपनी मजबूरियां हैं जिसके कारण वो पॉलिटिकल मजबूरी है और कोई मजबूरी नहीं है, पॉलिटिकल मजबूरी है कि वो NDA के पार्ट बने हुए हैं। हम तो ये कहते हैं, मेरा अब निजी बात मैं कर रहा हूं, ये तो आवाम की बात नहीं, मेरी निजी राय अगर आप जाने तो मेरी निजी राय ये है कि माइनॉरिटी के वोटर्स को चाहिए कि वो नीतीश कुमार को कमजोर होने नहीं दें। ये बिहार के राजनीति में एक बहुत अहम कड़ी है कि अगर नीतीश कुमार कमजोर हो गए, देखिए उत्तर प्रदेश में मायावती ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार चलाया, लेकिन भाजपा को उभरने नहीं दिया। भाजपा 2007 में भी दम तोड़ी और मायावती पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 7 से 12 तक मायावती की सरकार रही, भाजपा उभर कर नहीं आई, सपा उभर कर आई, और 12 से 17 सपा की सरकार रही तो भाजपा पूर्ण बहुमत में आ गई। बात समझ रहे हैं? तो भाजपा के साथ जाना मसला नहीं है, मायावती तो गई लेकिन भाजपा को उभरने नहीं दी। तो उत्तर प्रदेश के लिए मायावती एक ऐसा ऑप्शन है जो अंबेडकरवादी और संविधानवादी रहते हुए भाजपा को काबू में रख सकती है और साथ में रह के भी रख सकती है। बिहार में सेम स्थिति यही है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं किसी का, एक मेरा अपना मूल्यांकन है कि उत्तर प्रदेश में लाख मायावती जी का विरोध हो, लेकिन बहन जी की हुकूमत 7 से 12 रही तो वो हुकूमत ऐतिहासिक रही और दबंगों पर लगाम लगाया गया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ और लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिला और भारतीय जनता पार्टी को पनपने का मौका नहीं। अगर पनपने का मौका होता तो 12 के चुनाव में भाजपा आ जाती ना, भाजपा तो साफ हो गई, सपा आ गई। लेकिन जब सपा ने 5 साल हुकूमत की, देखिए पॉइंट समझिए, सपा ने 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार रही 12 से 17, तो 2012 से 17 के बीच आखिर कौन सी चूक हो गई समाजवादी पार्टी से कि 17 के चुनाव में योगी पूर्ण बहुमत से आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलती है। यही चूक आरजेडी से हो रही है। अब समझिए बिहार में सेम सिचुएशन है। तो बिहार में चूंकि बसपा तो है नहीं, लेकिन जेडीयू का जो रोल होता है वो बड़ा संतुलित रोल होता है और कहीं ना कहीं जेडीयू अगर मजबूत होती है तो भाजपा वहां उभर नहीं सकती है, और नीतीश कुमार अगर कमजोर हो गए तो भाजपा उभर जाएगी। तो अगर भाजपा का विरोध करना है, संघ का विरोध करना है और उस मानसिकता को कमजोर करना चाहते हैं जो जिसको हम बजरंग दल, आरएसएस इत्यादि इत्यादि संगठनों के नाम से हम जानते हैं और हम ये मानते हैं कि ये संगठन समाज हित में नहीं है, तो वैसे संगठनों पर भी लगाम रियल में अगर किसी ने लगाया तो वो नीतीश कुमार ने लगाया है। तो मेरी तो मैंने निजी राय ये है, और अगर मतदाताओं से बात होती तो मैं कहता हूं नीतीश कुमार को भी आप कमजोर होने नहीं दें। आप भाजपा का विरोध कर रहे हैं, कीजिए, नेचुरल है। हम भाजपा के उन सीटों पर जहां भाजपा चुनाव लड़ेगी हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जहां लड़ रहे हैं, चूंकि गठबंधन का दौर चल रहा है, तो नीतीश कुमार को हम कमजोर करके अगर ये सोच रहे हैं कि वैकल्पिक सरकार लाएंगे तो उत्तर प्रदेश वाला इतिहास ना आ जाए कि वैकल्पिक सरकार तो आएगी लेकिन भाजपा पूर्ण बहुमत में फिर आ जाएगी दोबारा। तो भाजपा को भविष्य में भी मजबूत अगर ना होने देना चाहते हैं
तो नीतीश कुमार को मजबूत करना चाहिए। एक दूसरी बात, काम की जहां तक बात है और लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है, तो नीतीश कुमार पिछली सरकारों से काम के मामले में बेहतर रहे हैं। नहीं, लेकिन अब आप हालत देख लीजिए, बाढ़ देख लीजिए, कोरोना देख लीजिए, हालात दूरदर्शा बिहार की पूरी तरीके से बदल के रख दी गई है। लोग परेशान हैं, मर रहे हैं, सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठी है। इसे कैसे देखें? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, ये प्रश्न स्वाभाविक है और होना चाहिए था। बाढ़ की बात आप कर लें पहले। बाढ़ और सुखाड़ ये बिहार की वो बीमारी है जो आजादी से लेकर आज तक लगातार बिहार के हिस्से में है। बिहार बाढ़ मुक्त नहीं हो सका, इसमें केवल नीतीश कुमार को हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। बाढ़ और सुखाड़, दक्षिण बिहार में सुखाड़ होता है, इस महीने में जमीनें फट जाती हैं, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं होती है, किसान का फसल जो है वो सूख जाता है। और ठीक इसके अपोजिट उत्तर बिहार में आप आएंगे तो वो पूरा जलमग्न हो जाता है, डूब जाता है। ये दोनों अस्थायी जो बीमारी थी, नीतीश कुमार ने एक बीमारी का इलाज कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप पत्रकार हैं, बिहार जाएंगे। दक्षिण बिहार में जो वो पानी का जो इंतजाम होता है, नहर योजना का पूरे टाल में, और टाल का इतना जबरदस्त विकास नीतीश कुमार ने किया है कि टाल के क्षेत्रों में ऐसी सड़कों का एक सरमेरा जगह है। आप वैना एक जगह है जो हरनौत से आगे नालंदा जिला में है, वहां से मोकामा को जोड़ने का जो सड़क बना है और टॉप क्लास का सड़क बनाया गया। टाल वालों ने कभी सोचा नहीं था कि टाल में ऐसी सड़क कभी बन सकती है, वो नीतीश कुमार ने किया है। और नहर योजना के माध्यम से दक्षिण बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को बहुत बेहतरीन ढंग से, सुसज्जित ढंग से उसको जोड़ा गया है, यानी सिंचाई की व्यवस्था की गई है। 15 वर्षों के अगर उपलब्धियों की बात करेंगे तो कई ऐसी सड़कें जो ऐतिहासिक कही जाएंगी वो नीतीश कुमार ने बनाया है, ठीक है। और कई फ्लाईओवर, नए पुल, सोनपुर को जोड़ने वाला नया पुल बना जो दीघा सोनपुर कनेक्टिविटी पुल है, ऐतिहासिक पुल है। नीचे से ट्रेन है, ऊपर से बस चलती है, टॉप का है। अभी जो क्या कहते हैं आपके कोसी में एक महासेतु का उद्घाटन जो परसों प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो दरअसल नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। और प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कह दिया ये बात कि नीतीश बाबू का ये सपना था। तो मतलब है नीतीश कुमार काम पर विश्वास करते हैं। लेकिन काम के आप हालत देख लीजिए, आप पुल की बात कर रहे हैं, पुल गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। हाँ, मैं उस पर मैं आ रहा हूं। मैं बेगूसराय का रहने वाला हूं। बेगूसराय में 7 पुल ऐसे हैं जो नीतीश कुमार ने निर्माण किए। उसमें 2 पुल तो मैं आपको बता दूं, फफौत एक जगह है, वो पुल नाव से हम लोग पार करते थे। मैं 2001 में नाव से पार किया हूं, 2001 की बात बता रहा हूं। 2003 में भी नाव से पार किया हूं। लेकिन नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद वो पुल बना, और मजबूत पुल बना। ये दुर्भाग्य है कि 2 घटना बिहार में ऐसी घटी ठेकेदारों की घटिया मानसिकता के कारण, और उस पर कार्रवाई भी हुई है। उन तमाम ठेकेदारों को, जो कंपनियां थी जिन्होंने निर्माण कार्य किया था, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है, ठीक है। उसमें कमियां आई, वो एक मुद्दा बना है और मुद्दा बनना चाहिए। विपक्ष को ये मुद्दा उठाना भी चाहिए था, क्योंकि क्वालिटी से कभी समझौता नहीं होना चाहिए था। जनता के लिए ये घातक है। पुल हो सकता है, गाड़ी उस पर चढ़ती, उसी वक्त वो अगर टूट जाता तो बड़ा हादसा हो जाता। तो हादसा ना हुआ, लेकिन ये एक बड़ा हादसा है, इसको हम स्वीकार करते हैं। नीतीश कुमार जी ने भी स्वीकार किया कि ये कमियां जो हुई है हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये कहना कि अगर वो पुल मैंने पानी में दह गया तो इसका मतलब है कि विकास की सारी क्वालिटी वही है, नहीं। पटना आप जाएंगे, पटना को फ्लाईओवर से इस तरह से सजाया गया जो एक आधुनिक नगर जिसको आप कह सकते हैं बनाया गया है। एक बार सचिवालय पे अगर गाड़ी चढ़ी तो सीधे आप पटना के उस कोने में पार हो जाएंगे, नीचे आपको जाम में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। तो काम निरंतर हो रहा, लगातार हो रहा, विदाउट एनी गैप, कंटिन्यू डेवलपमेंट का काम हो रहा। तो डेवलपमेंट में तो नीतीश कुमार को आप मतलब कटघरे में नहीं ला सकते हैं। और कुछ चीजें हैं, जैसे सामाजिक उत्पीड़न का मामला है, दलितों पर अत्याचार का मामला है, इसमें अभी रोकथाम, महिला उत्पीड़न का मामला विषय है। मैं पार्टी का हूं नहीं, इसलिए मुझे तरफदारी करने की बात नहीं। कुछ विषय ऐसे हैं गंभीर जिस पर आवाज उठनी चाहिए, स्वाभाविक आवाज है। जैसे महिला उत्पीड़न का मामला, ये मुजफ्फरपुर बालिका कांड रहा, और कई और घटनाएं घटी हैं जो शर्मनाक घटना है, निंदनीय घटना है। और इस पर बोलने का हम लोगों को अवसर मिला, हम लोगों ने बोला, विपक्ष के लोग भी बोले, बोलना
बोलना भी चाहिए, और चुनाव में ये इशू अगर विपक्ष बनाती है तो उसको अधिकार भी है, बनना भी चाहिए। लेकिन विकास का की बात अगर आप करते हैं, विकास के पैमाने पर आप नीतीश कुमार का जोड़ीदार नहीं ढूंढ सकते बिहार में, इस समय विकल्प नहीं है। देखिए बातें हो रहा, पप्पू यादव जी बाजार में है, पप्पू यादव जी एक ईमानदार नेता है, नो डाउट, और संघर्षशील आदमी है, लगातार लगे हुए, मगर वो विकल्प नहीं बन पा रहे हैं, और न बनने के पीछे भी तेजस्वी यादव जी हैं। आज गठबंधन के जमाने में जब एलजेपी को भारतीय जनता पार्टी महत्व दे रही है, तो आप जन अधिकार को महत्व क्यों नहीं दे रहे? सवाल आपसे किया जाएगा ना। आप सत्ता पर पूरे परिवार समेत काबिज होना क्यों चाहते हैं? सबकी भागीदारी क्यों नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।